आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं ये आपको एकदम मजा लाकर दे देगा, क्योंकि ऐसा आपने पहले पढ़ा होगा या ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा आपको बहुत मजा आएगा। हम्म। ओके, सब बढ़िया। चलिए, तो देखो आज हम थोड़ा सा मात्रा का खेल समझेंगे। मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक चीज आप समझना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जो है वो 500 रुपए में 500 रुपए में लेट से 10 बुक लाया, 500 रुपए में 10 बुक लाया और 500 रुपए में ही 20 बुक उसने बेची, या उल्टा कर लेते हैं, 20 बुक लाया और 10 बुक बेची। ठीक है, 500 रुपए लगाकर 20 किताब खरीद के लाया और 500 रुपए में ही 10 किताबें जो है उसने क्या करी, बेची। ठीक है, तो आपसे यह पूछा गया है कि बताइए, पहला तो ये, अब कई लोग यहां कंफ्यूज होंगे, सर समझ ही नहीं आया, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आपको यहां पे पूछा गया है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर होगा तो कितने परसेंट का। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना, और अगर आप पढ़ने आए हो तो फुल स्क्रीन कर लेना, ठीक है। चलो, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट हम समझेंगे। तो अगर बेसिक मेथड की बात करें तो हमारे पास 500 किताबें हैं, ठीक है, सॉरी 500 रुपए हैं, और हमने 20 किताबें लेकर आए, यानी एक किताब कितने की हो गई, एक किताब का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 25, और मैंने 500 रुपए में ही 10 किताबें बेची, यानी एक किताब कितने की हो गई, 50 रुपए की, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, है ना। मतलब मैंने 25 रुपए की किताब लाया, एक किताब 25 की खरीदी और सीधा सीधा उसको क्या कर दिया, 50 रुपए पर बेच दिया। ठीक है, 25 रुपए में लाकर 50 रुपए में बेच दिया, यानी मैंने 25 रुपए कमाए, 25 रुपए का लाभ हुआ, 25 रुपए पर ही मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां पर मेरा जो मुनाफा है वो कितना परसेंट का रहा, मेरा प्रॉफिट जो है वो शुद्ध एकदम 100% रहा। मैंने डबल पर बेच दी चीज, दुगने पर बेच दिया, डबल पर बेच दी। बात समझ आई आप सभी को। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है जो हमने यहां पर सीखा, है ना। अब मैं आपको जो सेकंड तरीका बताऊंगा ना, इसका जो अभी शॉर्टकट बताऊंगा आपको, उसमें मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और हम डिस्कशन करते हैं। आपको पहले ही प्रश्न को पढ़ के ये कैसे तय किया जाए कि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि यहां पे लॉस हो रहा है, ये कैसे तय किया जाए, ठीक है ना। तो आप एक चीज समझना कि अगर आप ज्यादा चीज लेकर आए हो, पहले तो ये कि रुपए सेम रखना है, 500 रुपए ही थे, बाद में भी 500 थे, अगर रुपए कुछ और होते तो बात और अलग होती, उसको भी आगे हम समझेंगे। अगर सेम रुपए की 500 रुपए लगाए, भाई आप समझो कि आपने 20 किताबें लाकर खरीदी और 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, और आपका वही इन्वेस्टमेंट 10 किताबों में ही वसूल हो गया। आपने 10 किताबें बेची और आपका तो 500 वापस आ गया। तो लेकर आए थे 20 किताबें, लगाए थे 500 रुपए, आपने 10 किताबों में ही वो 500 रुपए वापस ले आए, तो आप तो फायदे में हो, क्योंकि अभी 10 किताबें तो और बची हैं। आपने तो 10 किताब बेचकर अपना पैसा वसूल कर लिया, तो अभी तो आपके पास 10 किताबें बची हैं। तो अब एक चीज समझना, हमारे पास हमेशा दो तरीके हैं, हम प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन, पहला प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हम क्रय मूल्य पर कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कर सकते हैं, और प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हम मात्रा के आधार पर भी कर सकते हैं, हम क्वांटिटी के बेस पर भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, आप प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन क्रय मूल्य के आधार पर कर सकते हैं, और अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस करी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें हमने यह सीखा है कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं, आप हमेशा क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप सिर्फ मात्रा में खेल सकते हो, केवल क्वांटिटी में खेलकर भी आप पता लगा सकते हो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस। तो याद रखना, जब भी मात्रा पर क्वेश्चन करोगे, मात्रा पे प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, तो हमेशा आप कैलकुलेशन करोगे कि बेचा कितना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अब हम अभी क्रय मूल्य की बात नहीं कर रहे, वो तो हमने कर लिया, ये मैंने क्रय मूल्य से किया,
यहां प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन मैंने किस आधार पे किया? क्रय मूल्य पे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन सिर्फ मात्रा के आधार पे किया जा सकता है, लेकिन जब भी मात्रा के आधार पे करना है तो आपको हमेशा यह देखना है कि आपने बेचा कितना। मात्रा के केस में आप कैलकुलेशन करेंगे बेचे हुए पर। तो मैं अपने उसी प्रश्न को यहां पे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि 500 रुपए में आप 20 किताबें खरीद कर लाए और 500 रुपए में ही आपने 10 किताबें बेची। तो यहां पे रुपए सेम है, रुपए को छोड़ो, और रुपए से मैं कर नहीं रहा हूं, मैं प्रश्न को किससे हल करूंगा? मैं प्रश्न को मात्रा से हल करूंगा। तो अगर मैं ज्यादा किताबें लेकर आया और कम किताबों में ही मेरा पैसा वसूल हो गया, तो यहां मुझे दिख रहा है कि भाई अभी तो मेरे पास 10 किताबें बची हैं, मतलब एक बात तय है कि मैं इनको जब भी बेचूंगा प्रॉफिट तो हो जाएगा, यानी प्रॉफिट में आंसर आना है। और फिर मैं कह रहा हूं कि अब मैं मात्रा, ये मात्रा है ना, किताबें यानी मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा में जो बेचा वो अपना बेस होगा। तो मैंने बेचा कितना? मैंने बेचा 10 किताबों को। भाई मुझे 10 किताबों का लाभ हो रहा है, ये खरीदा ये बेचा, नीचे बेचा रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? मुझे 100% का लाभ हुआ है। ये आपका आंसर आएगा। आपको एक एक चीज की कीमत निकालने की, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना उसके आप कर सकते हो। कुछ समझ में आया क्या? हाँ, और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया शिवम। ठीक है, चल अब इसको थोड़ा सा प्रश्नों पे और एग्जीक्यूट करते हैं। आइए, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, इसका इनका कहना यह है कि आपने जितने भी रुपए लगाए होंगे उसमें आप लेकर कितनी चीजें आए, कितनी वस्तुएं आए? 21। ये मात्रा है, ये ध्यान रखना, दिस इज क्वांटिटी। और आपने उतने ही रुपए में 18 वस्तुओं को क्या करा है? 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपने बेचा है। यानी आप लेकर आए थे 21 वस्तुएं, लेकिन आपने वही पैसा 18 वस्तुओं में वसूल कर लिया। चीजें 21 थी, 18 में ही पैसा वसूल कर लिया, यानी आपने प्रॉफिट कमाया ना। आपके पास 3 चीजें तो अभी बच गई, है ना? आपके पास 3 चीजें बच गई, और रुपए सेम होना जरूरी है। आगे मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अगर रुपए अलग अलग हो तो क्या करें, वो आगे समझेंगे। रुपए अगर सेम नहीं है तो रुपए सेम करेंगे, और सेम है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 का आपको फायदा हो रहा है, 3 बच रहा है, आपका फायदा है। और जब भी प्रश्न मात्रा में होता है तो जो बेचा वो नीचे आएगा। बेचा आपने 18 है, इंटू में 100। 3 से कैंसिल हुआ 6 बार, 100 में 6 का भाग देते हैं, बच्चे बच्चे को पता है 16 से 2/3, ऑप्शन सी। आया समझ में? जो बेचा उस पर कैलकुलेट करेंगे, और बेचा आपने 18 है, सी आपका आंसर। और लाभ तो है ही, क्योंकि आपके पास चीजें बच रही है। अगर लाए कम और ज्यादा बेच दी तो नुकसान है, और बच गई चीजें तो फायदा, और ज्यादा बेच दी तो नुकसान, ऐसा उल्टा चलेगा यहां पर। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 पेन खरीदे और 1 रुपए में 20 पेन बेचे, लाभ बताइए। बताओ, 1 रुपए में 30 पेन लाया और 1 रुपए में ही 20 पेन बेचे, तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई आप में ऐसा होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। बोलो आंसर जल्दी। हाँ, हो गया। देखो, आपने रुपए सेम है, छोड़ो, 30 लाए, 20 बेच दी, पैसा वसूल हो गया, 10 अभी बचा है। मात्रा में हमेशा जो बेचा वो नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपको 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का लाभ हुआ।
सभी का आंसर आया या नहीं आया? 50% का प्रॉफिट, वेरी गुड। आगे चलो। गुड। 49 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात वही है कि आप 49 बुक्स लाए और आपने 35 में पैसा वसूल कर लिया। लाए 49, पैसा 35 में आपने वसूल कर लिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा जी? आपका प्रॉफिट हो जाएगा 14। 14 आपके पास बच रही है, फायदा है। जो बेचा वो हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 का। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 7 दूनी 7 इंटू 5, 2/5, यानी 40% का प्रॉफिट, 40% का लाभ। मैं आपको इसके एक दो तरीके और बताता हूं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, 49 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 49 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो आप इससे रेशो बना सकते हो। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा, यहां 35 हो जाएगा, यहां 49 हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब अब प्रश्न रुपए में आ गया। अब प्रश्न रुपए में आ गया, तो रुपए में आ गया तो रुपए वाले नियम लगेंगे। ये हो गया 7 इंटू 5 35, ये हो गया 7 इंटू 7 49। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यानी 5 रुपए और 7 रुपए अपने मन से मान रहे कि आप 5 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच रहे हो। तो 5 की चीज को अगर 7 में बेचोगे तो 2 रुपए कमाओगे 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका अभी भी 40% ही आएगा। अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया, प्राइस आ गया, मूल्य आ गया। तो आप फिर ऐसे करोगे। आया समझ में? और मात्रा, ये मात्रा पर है, हमने इधर मात्रा ही मात्रा में, क्वांटिटी ही क्वांटिटी में प्रश्न को हल कर डाला, और यहां पे आपने रुपए में रुपए के हिसाब से हल करा, तो आंसर दोनों स्थितियों में सेम। बताते जाओ जल्दी जल्दी। गुड। 143 लाए, 195 बेचा। अब देखो 143 एप्पल्स लेकर आए और 195 आपने बेच दिया। 143 लेकर आए और 195 बेच दिया। कहां से बेच दिया? तुमने अपनी जेब से मिलाया। इस केस में लॉस हो रहा है भाई। जितने रुपए लगाए थे उतने रुपए तुम्हारे 195 में वसूल हुए, यहां नुकसान हो गया। अगर ज्यादा बेच दोगे तो घाटा हो जाएगा ना। जब लाए ही तुम 143 हो तो 195 कहां से बेच दिया? कम बेचोगे तो फायदा होगा, तुमने तो ज्यादा बेच दिया। चीज इतनी है ही नहीं। तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तुमने 8 बांट दी। कैसे बांट दी? तो कहीं ना कहीं से लाए होंगे, तो ये तो घाटा हो गया ना, लॉस हो गया। बात समझ आई? ये नुकसान है। दोनों में डिफरेंस लो तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है, कितनी ओवर बेचनी पड़ी, क्योंकि ज्यादा बेची तो वो पैसा वसूल हुआ, यानी घाटा हो गया। तो ये 2 आ गया और 5 आ गया, और जो बेचा वो हमेशा नीचे आएगा। 195 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आई बात? तो 13 इंटू 4 52, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका 400 और नीचे आ जाएगा आपके पास 15। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 80, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3। फिर 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 2 जीरो, 3 इंटू 6 18 और 2/3। तो 26 2/3, ऑप्शन सी। 26 सही 2/3। बोलिए। आया समझ में? चलिए और आगे चलो। एक दुकानदार, अब देखो अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था कि रुपए सेम है, फिर मैंने कहा था कि रुपए अलग अलग भी होंगे। अब रुपए अलग अलग हो गए।
एक दुकानदार 9 टॉफी 8 रुपए में खरीदता है। देखो 8 रुपए में 9 टॉफी खरीदता है और 8 टॉफी 9 रुपए में बेचता है। अभी तक क्या कर रहे थे आप, रुपए को छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि रुपए सेम होता था, सेम नहीं है। तो क्या करना है, सुनो ध्यान से। 8 रुपए की 9 टॉफी, 9 रुपए की 8 टॉफी। तो हम रुपए को, भाई या तो आप प्रश्न रुपए से हल कर लो या मात्रा से हल कर लो। रुपए से हल करना है तो एक की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालोगे, 8 रुपए की 9 टॉफी तो एक निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहां भी दिक्कत है। तो इसका आपको पहले लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, फिर शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। रुपए सेम करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो ताकि 9 इंटू 8 72 हो जाए। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो ताकि 8 इंटू 9 72 हो जाए। तो ये आ गया 72 रुपए। तो ये आ गया 9 और 9 81। ये आ गया 8 इंटू 9 72 रुपए। तो ये आ गया 8 इंटू 8 64। बात समझ में आई? अब रुपए बराबर है, रुपए बराबर होंगे तभी मात्रा का नियम लग पाएगा, मात्रा वाली शॉर्ट ट्रिक लग पाएगी। ठीक है, तो अब सुनना, आपके पास 81 टॉफी थी और आपने पैसा 64 में ही वसूल कर लिया, यानी आप फायदे में हैं। आपके पास कितनी टॉफी का फायदा हुआ? 17 टॉफी का। और जो बेचा वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का होगा। बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, 17 टॉफी का अंतर है, 64 पर फायदा है, मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहां पे पूरा पूरा हल करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? क्योंकि ऑप्शन देखो बड़े करीब है, 24, 25, 26, 26। डिजिटल सम लगेगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो आपके पास नो अदर वे। 4 से सॉल्व करो 16 बार, 4 से सॉल्व करो 25 बार। 25 का 7 गुना होता है 175 का 5 हासिल आ जाएगा 17। 25 एकम 25 और 17 कितना आ जाएगा? 425 आ जाएगा। नीचे आप 16 का भाग दे देंगे। 25 और 17 का गुणा 425, 16 का भाग देना है, तो मैंने भाग दिया। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 16 इंटू 6 96, बचा 4 जीरो। फिर आ जाएगा 4 जीरो मतलब 16 थी 48, तो ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट, 105 आ गया, सॉरी। तो 16 इंटू 6 96, बचा 11 और फिर से 16 इंटू 6 96, तो 26.6 वाला आपका आंसर आएगा। 26.6 यानी ऑप्शन सी। एक मिनट, 26.6 या 26.5? 105 नहीं यार, सॉरी 26.5, 110 बचा रहा हूं मैं, 95 बचेगा ना। तो 16 पंजे 80, 16 इंटू 6 96 ज्यादा हो जाएगा, 26.5 वाला आंसर आएगा। मैंने शेषफल 11 बचा लिया था, शेषफल 9 बचेगा, 9 बचेगा यानी 90 और 5 95। तो 16 पंजे 80 से ज्यादा भाग नहीं दे पाओगे, 5 बार हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, डन है। लॉस नहीं होगा, यहां पे प्रॉफिट होगा। चीज आपके पास ज्यादा है और आपने वो पैसा कम मात्रा में ही वसूल कर लिया है, तो यहां पर प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है, समझ में आया? रुपए आपने सेम करे, गुणा दोनों तरफ होगा, रुपए सेम हुए, बाकी आपने वही किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इतना सब भी अगली बार मत करना। जब भी रुपए बराबर करना हो आपको, जब भी रुपए इक्वल करना हो, आप फिर से एक नई मेथड सीख लो, यहां पे क्रॉस मेथड। क्या सीख लो आप? क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड ध्यान से सुनना। देखो, ये दोनों अपनी जगह रहेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो 9 और 9 ये बन जाएगा 81, 8 और 8 ये बन जाएगा 64। ऐसा करने से रुपए बराबर हो जाते। भाई रुपए को बराबर करके काटना ही तो है, तो उनको बराबर करो फिर उनको काटो, क्या मतलब है ना? तो आपने 9 और 9 81, 8 और 8 64, 81 लाए, 64 आपने बेचा, 17 का अंतर है, बेचा आपने 64, मल्टीप्लाई बाय 100। बाकी मैंने आपको सब कुछ करके बताया, तो आंसर आपका आएगा 26.56। डिजिटल सम क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि आपका आंसर और भी आगे जा रहा है, ये और आगे जाएगा, 26.56, 8 9 4 6। तो ऐसे केस में डिजिटल सम नहीं लगता। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में, सब में, दोनों केस में आपका प्रोसेस सेम रहेगा।
आबकारी मतलब एक्साइज, एक्साइज डिपार्टमेंट। आया समझ में? और देखो अभी और करा रहा हूं सवाल आपको। बड़ा देखो, 25 रुपए में 5 चॉकलेट, 25 रुपए लाए और कितनी चॉकलेट? 5, ये लेकर आए। और 55 रुपए में आपने कितनी चॉकलेट बेची? 10 रुपए। बराबर करना है, क्रॉस मेथड लगाओ। ये इधर, ये नहीं हिलेंगे कभी भी, यही आएंगे, तो इसको इधर आना पड़ेगा। 55 का 5 में गुणा करोगे तो 25 25 यानी 275। 25 का 10 में गुणा करोगे यानी 250। ज्यादा लाए कम बेचा, फायदा है। और ऐसे करने में रुपए बराबर हो गए, रुपए बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने 25 चीजें बचा ली हैं, मतलब आप फायदे में हो। बेचा हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी आपको 10% का फायदा हो रहा है। 10% प्रॉफिट आंसर। आया? वेरी गुड। इसको करके बताओ। ₹10 में 10 की दर से 15, यानी 15 रुपए की दर से 10 टॉफी लाए और 40 रुपए में 16 की दर से बेचा, है ना भाई? क्रॉस मेथड लगा दो। ये इधर जाएगा तो 400 बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो 15 16 यानी 240 बन जाएगा। 15 गुणा 16। लाए थे 400, 240 में आपने पैसा वसूल कर लिया, यानी आपके पास अभी भी 160 बच गया है। जो बेचा वो नीचे, तो बेचा 240 है। मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे 100 का। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2/3 का मतलब बच्चा बच्चा जानता है 66.6666 अनंत तक, यानी ऑप्शन डी। आप देखो कितना फास्ट हो सकता है। ठीक है, चलो और आगे बताते जाओ फटाफट। 90 रुपए में 18 संतरे खरीदे, 90 रुपए में 18 संतरे खरीदे और 15 संतरे 105 में बेचे। 105 रुपए में 15 संतरे बेचे। चलो लगाओ क्रॉस मेथड। तो 15 इंटू 9 कितना होता है? 135। और 105 में 18 का गुणा करो तो ये आ जाएगा आपका 1890। आया ना? 18×5 = 90 और 1800। तो 1890 में से इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 540 आ रहा है मेरे ख्याल से। दोनों में अंतर 540 का है क्या? और बेचा जो है वो नीचे, यानी 1350 नीचे आएगा, गुणा करेंगे 100 का। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हो तो ये किससे कैंसिल हो सकता है? इसको हटा दो आप। 13 दूनी 26 और एक 27, है ना? ये 27 के पहाड़े में तो दोनों आते हैं, 27 दूनी 54 और 27 इंटू 5 135 और 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%, 40% का लाभ, 40% का प्रॉफिट। ठीक है ना? आगे
40 रुपए में 15 कैंडी खरीदी, 40 रुपए में 15 कैंडी खरीदी और 50 रुपए में 30 बेची, है ना भाई। चलो तो 15 इंटू 5 750, 40 इंटू 30 1200। इस बार नुकसान हो रहा है क्या, लाए कम और तुमने ज्यादा कैसे बेच दी, तो 450 का अंतर है दोनों में, नीचे रखेंगे 1200 गुणा करेंगे 100 का, और यहां पे दिखती बात है इस बार लॉस हो रहा है ना, घाटा है, 2 जीरो गए, 12 से कैंसिल करा, 12 तिया 36, बचेगा आपके पास 9 जीरो, 12 ठीक है ना, 12 तिया 36 बचा 9 जीरो, तो 12 इंटू 7 84, तो 37 वाला आपका आंसर आ जाएगा, 37.5, मतलब 37.5 कहें या 6/12, 6/12 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो एक ही बात है, आंसर आएगा 37.5, 37.5। गुड। चलें आगे। ये ना टाइप यहां पे गलत आ गया है, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ है। हाँ जी, 10 रुपए में 11, 11 रुपए में 10, ये रुपए हैं, 10 रुपए में 11, 11 रुपए में 10, तो ये हो गया 11 11 121, 10 और 10 हो गया आपका 100, 21 का फायदा, बेचा 100 को, मल्टीप्लाई बाय 100, 21% का प्रॉफिट, 21% का प्रॉफिट। ठीक है, वेरी गुड। हाँ 3/8 होता है, और आप उनको काटना सुधीर, वो 3/8 में ही आएंगे। 10 के 6, 6 के 4, 10 रुपए में 6 केले खरीदे और 6 रुपए में 4 बेचे। अब तुम पक्के हो गए हो, और मेरे ख्याल से ये लास्ट सवाल है, तो ये आ जाएगा 6 और 6 36, ये आ जाएगा 10 इंटू 4 40, कम लाए ज्यादा बेचे घाटा, लॉस 4 का 40 पर 10% का लॉस, 4/40 गुणा 100 10%। ठीक है, आज बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं, सही बात है अंजलि, सबके आंसर आ रहे हैं आज, है ना। चलो भाई, ये एक्चुअल में आपका जो टाइप आना था ना वो ये वाला था, जो वहां चला गया था गलती से पीछे। इसको आप लोग लिख लेना टाइप 17। टाइप 17 ये है, पढ़ो। अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, दो अलग अलग दुकानों से चीजें खरीद कर लाएंगे, पहले उनको कंबाइंड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर बेचेंगे, है ना। तो आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक होती है, हमेशा मात्रा समान करते हैं इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। मात्रा समान करना है, आपको क्वांटिटी सेम करना है। आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, 100 रुपए में आपने एक दुकान से 11 चीजें लाए और एक दुकान से आपने 100 रुपए में 9 चीजें लाए, है ना। दोनों को मिलाया और मिला के 100 रुपए में 10 की दर से बेचा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, आप क्या करोगे, अभी दो दुकानें, हो सकता है आगे 3 दुकान भी आ जाए, 4 दुकान भी आ जाए। आप एक ही चीज, जैसे नहीं होता है कई बार हम सब्जी लेने जाते हैं, तो एक जगह सब्जी लेने गए तो वहां पूछा, उसने कहा 10 रुपए के 3 नींबू, आगे गए तो उसने कहा 10 रुपए के 4 नींबू। अब आपने पहले दुकान से खरीद लिए थे 10 रुपए के 3, पर आगे गए और 10 रुपए के 4 मिल रहे हैं, तो आपने सोचा चलो यहां और सस्ते ले ही लेते हैं। पर आपने एक जगह 10 के 3 खरीदे, एक जगह 10 के 4 खरीदे, तो आपको पड़ा कितने में। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब आप एक ही चीज को दो अलग अलग दुकानों से खरीदते हो, दो अलग अलग जगहों से खरीदते हो, दो अलग अलग रेट पर खरीदते हो, तो पहले उसकी मात्रा समान करते हैं, उनको मिला। ऐसे नहीं कर देंगे हम कि यहां पे भाई 200 रुपए हो गए और यहां पे 20 हो गए, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा उनकी मात्रा समान करना है उनको मिलाने के पहले। फिर जो बेचेंगे सो बेचेंगे, वो बात की बात है, पहले उनकी मात्रा सेम करिए। तो ये 11 है, ये 9 है, तो इसको 9 से गुणा करो, इसको 11 से गुणा करो और इनको सॉल्व करो। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 900 रुपए, और ये क्या बनेगा 99, ये क्या बनेगा 1100 रुपए, और ये क्या हो जाएगा 99। अब दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2000 रुपए। 99 और 99 कितना हो गया 198। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है भाई, कि वो दोनों किस भाव में पड़े आपको, तो वो पड़े 2000 के 198। बात समझ में आई, आपको किस भाव में पड़े 2000 के 198, नींबू या फल या जो भी बोल रहे हैं। अब देखो इसके आगे, अब वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है तुमने मिला लिया, ये मामला तुम्हारा सेट हो गया, अब आगे चल। तो ये तुमने खरीदा, खरीदने वाला रेट आ गया कि हमने इस हिसाब से खरीदा। अब देखो 2000 के 198 के भाव से खरीदा और 100 रुपए के 10 के भाव से बेचा, 100 रुपए के 10 के भाव से बेचा। 100 रुपए में 2000 में 198 के भाव से खरीदा और 100 रुपए में 10 के भाव से बेचा। ये बेचा है, ये खरीदा है। अब ये प्रश्न वो हो गया जो हम पहले कर रहे थे, ये आपके लिए एक नया काम आ गया। ये वही है जो पहले करा है ना, मतलब हम इसके पहले जो सवाल थे वो यही तो कर रहे थे, 10 में इतना खरीदा, 6 में इतना बेचा। तो 2000 में 198 खरीदा और 100 में आपने कितना बेचा, 10 बेचा। अब आप इसमें क्रॉस मेथड लगाओ, अब अपनी पुरानी टेक्निक लगाओ। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इन दोनों को जब गुणा होगा तो ये आएगा 19,800। इन दोनों को जब गुणा होगा तो ये आएगा आपका 20,000। तो 19,800 लाकर 20,000 चीजें बेची, यानी आपको सीधा सीधा यहां पे लॉस दिख रहा है। ज्यादा लाके कम, मतलब कम लाके ज्यादा बेचोगे तो वो हमेशा घाटा ही होगा, वो हमेशा लॉस ही होगा, है ना। तो आप यहां पे देखिए, आप चाहें तो 2-2 जीरो कट भी कर सकते हो, 2 जीरो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 198 के बदले 200 बेचा, यानी 2 का अंतर है, जो बेचा वो हमेशा नीचे, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1% का लॉस, 1% का नुकसान, 1% लॉस, भी आपका आंसर है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको? एक बार देखो फिर बताता हूं मैं, अगर कोई डाउट दिक्कत गिले शिकवा है तो आपको। ठीक है, मजा आ रहा है बहुत। लो भाई विशाल, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारा ही कमेंट तुमको दिख गया होगा ना। प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा। लॉस हुआ ना, तुम 198 चीजें लाए, 200 कैसे बेच दी? ठीक है, चलो एक बार और बता देता हूं मैं। पहले दोनों, दो अलग अलग दुकानों से आपने चीजें खरीदी, पहले उनकी मात्रा सेम करिए। आपने ये एक अलग दुकान से लाए, ये अलग दुकान से लाए, सबसे पहले मात्रा सेम करना है, जो मैंने आपसे कहा। मात्रा सेम करी, 9 का गुणा 11 का गुणा 9 का गुणा 11 गुणा 900 1100 2000। 2000 में आप 198 चीजें लाए, लेकिन बेची 100 के भाव में, 100 रुपए में 10 के भाव से। 19,800 20,000, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, तो 198 चीजें लाए, बेच तुमने 200 दी, तो 2 अपनी जेब से मिलाई। 200 जो बेचा, मात्रा, आप प्रश्न को अभी भी मात्रा से ही कर रहे हो ना, जो बेचा वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, 1% का घाटा, 1% का नुकसान। ठीक, जो नीचे वाला है वो तो सेम है। सेम क्वेश्चन आपके सामने है। 60 पेंसिल खरीदी 5 रुपए के 4 से भाव से, 60 पेंसिल खरीदी 3 रुपए में 2 के भाव से। तो उसने पहले ही बोल दिया कि मात्रा सेम है। अगर प्रश्न में मात्रा सेम बोल दें तब भी ठीक, ना बोल दें तब भी ठीक। क्वांटिटी तो आपको हर हाल में सेम करना ही पड़ेगा। देखो
अब हम थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, आपको पता है कि क्वांटिटी आपको सेम करना पड़ेगी, मात्रा आपको बराबर करना पड़ेगी, है ना। तो 5 रुपए में तुम 4 लाए और 3 रुपए में तुमने 2 बेची। देखो ये 4 है, अगर इसको 4 बनाऊं तो दोनों को डबल कर दूं क्या? 3 का डबल 6, तो 2 का डबल 4, दोनों की मात्रा सेम हो गई, यानी दोनों मुझे 11 रुपए के 8 के भाव में पड़े। 11 रुपए में 8, एक तो 4 है ही, एक को 4 बनाना है तो डबल कर दिया, तो 11 रुपए में 8 के भाव से चीजें हमें मिल गई। हां कि ना? है ना। 11 रुपए में 8 के हिसाब से आपको चीज पड़ी, 11 में 8 की चीज पड़ी, जबकि आपने बेचा 4 रुपए में 3 के भाव से। आपने सबको मिलाकर 4 रुपए में 3 के भाव से बेचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4 हो गया 32, 11 इंटू 3 हो गया 33, एक आपकी जेब से फिर गया, यानी नुकसान। लाइक हम ज्यादा बेच रहे हो, घाटा होगा, तो आपको एक का नुकसान हो गया है 33 पर, तो 33 का भाग दोगे, 33 तिया 99, बचेगा 1/33, इतने का आपको घाटा, इतने का आपको लॉस। 3 सही 1/33 का नुकसान, 3 1/33 का लॉस। अच्छा सचिन, बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे भाई आपको, खुश रहो एकदम मस्त। क्वांटिटी इक्वल करने के पीछे सिंपल सी बात है कि जब क्वांटिटी सेम होगी तभी आप जज कर पाओगे कि आपको एक्चुअल में भाव पड़ा क्या, है ना। भाई आप यहाँ पे 4 लाए 5 रुपए के, यहाँ 4 लाए 6 रुपए के, तो आपको जज करना वहां पे इजी रहेगा। या तो क्वांटिटी सेम कर लो या रुपए सेम कर लो, कुछ भी एक सेम होना चाहिए, तब आप किसी चीज को जज कर पाओगे कि आपको वो पड़ा कितने में है। कहीं से ही बनवा लो यार, टाइटन से बनवा लो, लेंस कार्ट से बनवा लो, बहुत सारी कंपनी आजकल तो चश्मे की। 60 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 60 दें या ना दें, हमें तो पता है कि मात्रा सेम करनी है, और वो 60 देकर यही बोल रहे थे कि मात्रा सेम है, तो वो तो हमें पहले ही पता है, तुम क्या बताओगे। 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे, दूसरे प्रकार के इतने ही नींबू, 1 रुपए की दर से 8। और अगर आप प्रश्नों की भाषा पे ध्यान दोगे ना, तो वो भी बोलते हैं दूसरे प्रकार के इतने ही नींबू। इतने ही नींबू मतलब जितने पहले खरीदे खरीदे होंगे उतने ही, मात्रा सेम, क्वांटिटी सेम। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। और कौन है? नेहा मेहरा कह रही है सर आज मेरा बर्थडे भी है, चलो नेहा जी आपको भी बधाई। हाँ, अरे आज तो गांधी जी का भी बर्थडे है ना। गांधी जयंती की भी शुभकामनाएं आप सभी को। दुर्गेश भाई कह रहे हैं सर आप पहले इस गोले पर नहीं थे क्या? दुर्गेश कहाँ थे हम? और रुपया पूछेंगे तब रुपयों को समझेंगे, जो पूछ रहे हैं अभी उसको निपटाओ, है ना। और सबको मिलाकर, अब देखो इन्होंने आखिरी में कंडीशन क्या लगा दी, उसे कितने रुपए की दर से बेचना चाहिए कि 60% का लाभ हो। पहले तो आप मात्रा समान करो, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। इसको 8 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, ये बनेगा 8 एकम 8, 5 एकम 5 यानी 13। डायरेक्ट लिख दूं, 8 एकम 5 एकम 8 और 5 13, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 और 40 80, तो आपको 13 रुपए के 80 के भाव से पड़े, 13 रुपए के 80 के भाव से पड़े। डायरेक्ट लिख दिया, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है। अब हमें वो लगाना है जो कल सिखाया था, आपको याद दिलाता हूं। रुपए ऊपर मात्रा नीचे, फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड ऊपर, आंसर भी आपका रुपए और मात्रा में आएगा। याद आया क्या? अब बोलोगे ये कहां से आ गया? अभी देखो, 13 रुपए में तुम 80 चीजें लाए, है ना। फर्स्ट कंडीशन तो कुछ नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन बोल के रखिए कि मुझे 60% का लाभ चाहिए, तो प्रति दर्जन यानी 12 वस्तुएं कितने रुपए में बेचे? समझ आया? 13 रुपए में 80 लाए, तो ये अपने आप में 100% है। 60% का लाभ कमाने के लिए प्रति दर्जन यानी 12 वस्तुएं कितने रुपए में बेचें? तो ये सवाल वही तो हो गया जो कल आपने सीखा था। करो अब। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, जयंती है।
हो गया। चलिए, तो आपने कहा कि सर 8 दूनी 16, ठीक है, और 13 और 12 का गुणा करोगे तो 156, है ना। 13 और 12 156, 156 का दुगना 312, और 312 में 100 का भाग दोगे तो 3.12, आंसर आ गया 3.12, 3.12। कछु समझ बैठी। ठीक है भाई, चलिए, बेसिक कल बता चुका हूं इस टेक्निक का, है ना। अब फिर टाइप चेंज है, फिर प्रश्न की भाषा को बहुत अच्छे से सुनना समझना है। हम्म, यस। कहां तक पहाड़े आते हैं, जब मैं पढ़ता था तब मैंने करीबन 30-35 तक पहाड़े याद कर लिए थे। अब अभी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हाँ 20-25 तक पहाड़े तो बहुत अच्छे से याद है आज भी। यस शुभम। राजकुमार, राजकिशोर कह रहे हैं कि सर आज मेरा बर्थडे है तो क्या मेरी भी जयंती मानी जाएगी। ऐसा मत ऊपर वाले से काम ना करो, है ना। जयंती उनकी होती है जो चले जाते हैं, तुम्हारा जन्म दिवस है, तुम्हारी जयंती नहीं है। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, चलें आगे। यहां पर ना आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा कि कैसे इस सवाल को हम लिखेंगे। वो लिखने की चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके। देखो, 36 मोबाइल बेचने पर, तो अगर 36 बेचे हैं तो आप इसको क्या कहोगे कि 36 खरीदे भी होंगे। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना सीखना है। आपसे कहेंगे 36 मोबाइल बेचने पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो पहले एक बात ध्यान से सुनना, जब भी कहें कि 36 मोबाइल बेचे तो लिखो 36 खरीदे भी होंगे। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखो, अगर इसके बाद क्या कहा है कि 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि हुई तो माइनस लगा दो। 4 मोबाइल बोला है तो 4 लिख दो, विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य लिख दो। लाभ बोलते तो प्लस, जो करना है हमेशा इधर ही करते हैं, इधर कुछ नहीं करते, जो करना है इधर। लाभ हुआ है तो प्लस, हानि हुई है तो माइनस, विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते तो सीपी लिख देते हैं। बस ये लिखना तरीका अच्छे से सीख लो, अभी और आपको आगे समझ में आएगा, इससे कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब 36 बेचे तो 36 खरीदे होंगे, हानि हुई 4 की विक्रय मूल्य की, ये विक्रय मूल्य इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 का सेलिंग प्राइस 36 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यह सवाल ठीक वैसा ही है कि आप लाए थे 36 चीजें लेकिन आपने बेच दी 40। भाई 36 लाए थे, बेची 40, तो आपको 4 का तो नुकसान हो गया ना भाई। बेचा आपने 40 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपको कितने का लॉस हुआ है, आपको 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस। समझ आया। 36 लाए और बेची 40, 36 लाए और 40 बेच दी, 4 का नुकसान 40 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 10% लॉस, 10% का नुकसान। लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं। हाँ बिल्कुल, चश्मा लेकर आओ।
यस। अदरवाइज आप अगर दूसरे तरीके पे जाओगे कि भाई सीपी को वहीं रहने दो, एसपी को नीचे ले जाओ, तो सीपी के सामने 40 आएगा, एसपी के सामने 36 आएगा, 4 से कटेगा 10 बार, 4 से कटेगा 9 बार। अब ये सवाल रुपए में बदल गया कि 10 रुपए की चीज तुम 9 में बेच दी, तो एक का नुकसान हुआ 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 10% का नुकसान। ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इतना तामझाम लगाओगे तो। और हम जो करते आए अगर उससे करना है तो वो ये है। और देखते हैं एक सवाल। क्वेश्चन में लाभ हानि ना बताया हो तब क्या करेंगे? तब हमें अपना खुद का दिमाग लगाना है। और बार बार मैं वही समझा रहा हूं, ज्यादा बेच दिया, जेब से बेच दिया तो नुकसान है, बच गया तो प्रॉफिट है। अच्छा शिखा, यस। 144 पेन बेचे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 144 अगर बेचे तो 144 खरीदे भी होंगे, बोलो हाँ। ये लिख दो, दोनों को बराबर रख दो। 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि है तो माइनस 6 पेन है और विक्रय मूल्य बोला है तो सेलिंग प्राइस, ये इधर आ जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। तो 150 बेचे जबकि लाए 144 थे, तो 144 लाए, 150 बेच दिए भैया, 6 का नुकसान। नीचे हमेशा जो बेचा वो रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 6 से कटेगा 25 बार और 25 से कटेगा 4 बार, 4% का लॉस, 4% की हानि। नहीं अभिषेक, बोलो। डन। चौदह नोटबुक बेचे, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रतिशत नोटबुक, ठीक, सब कुछ वही की वही बात है। देखो 14 नोटबुक बेचे, तो बेचे मतलब 14 का सेलिंग प्राइस है, 14 बेचे तो 14 खरीदे भी होंगे, सबसे पहले ये लिखने की आदत बनानी है। लाभ हुआ है तो प्लस 9 के बराबर और विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलेंगे तो सीपी लिखेंगे जब भी बोलेंगे। अब ये इधर आके माइनस होगा, इधर आके घटेगा, तो ये बचेगा 5 का सेलिंग प्राइस और यहां बचेगा 14। अब देखो लाए 14 बेचे 5, यानी 9 का फायदा है। अब फायदा है ना, ज्यादा लाए थे और आपने कम में वो पैसा वसूल कर लिया, यानी ये आपका प्रॉफिट है, दिस इज योर प्रॉफिट। तो 9 का प्रॉफिट है, लेकिन मात्रा में जो बेचा वो नीचे रखेंगे, सेलिंग इधर है, बेचा इधर है, 5 इधर है, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कटेगा 20 बार, 9 दूनी 18, 180%, ऑप्शन ए, 180, ऑप्शन ए। अरे सीएचएसएल का सवाल है यार, क्या सरल है इसमें? हाँ, सरल मेथड है, प्रश्न सरल नहीं है। नहीं अभिषेक, नहीं सुनते भाई हम। डन, चलो आगे चलें। देखो भाई कौन है, प्रदीप रायकवार ने देखो कितनी मेहनत करी है, देख रहे हो आप प्रदीप को? पता नहीं क्यों इतना थैंक यू टाइप करा है भाई। खुश रहो भाई प्रदीप, इतनी मेहनत मत करा करो कमेंट में। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ में दिख जाएगा वो आपको होमवर्क में मिलेगा। कल हम आगे चलेंगे और कल और अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी टेक्निक्स को सीखेंगे, है ना? तो पीडीएफ में होमवर्क वाला क्वेश्चन मिलेगा, उसको देख लेना आप। कृष्ण कुमार कह रहे हैं सर आप ऐसे पढ़ाओ, पढ़ाए आप ऐसे पढ़ाएगा तो मैं टॉप कर जाएगा। ठीक है भाई, टॉप कर जा दो, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आज रात 8 बजे भी कुछ स्पेशल होगा तो आप उसमें भी पधारिएगा, है ना? और अभी 11 बजे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।